ऑक्सीजन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा कंपाउंड ऑक्सीजन 16 ग्रुप में आता है। ये डिस्कवर्ड बाय स्वीडन साइंटिस्ट शीले ने इसकी खोज की थी। शीले ने इसकी खोज की थी किसकी? ऑक्सीजन की। एंड द नेम ऑक्सीजन वाज गिवन बाय द लेवाइजर। तो इसका जो खोज की थी शीले ने की थी, उसका नाम ऑक्सीजन जो दिया था वो लेवाइजर ने दिया था। ठीक है। एटॉमिक नंबर इज 8 एंड द मास नंबर इज 16। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो 8 होता है, मास नंबर कितना होता है? 16 होता है। तो परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर 8 हो गया और मास नंबर आपका ये Z हो गया आपका, और ये आपका A हो गया। तो शीले ने इसकी क्या की, इसमें याद है शीले जो है इसकी जो है खोज की थी और लेवाइजर ने इसका नाम दिया था ऑक्सीजन का। एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास के बाद में प्रॉपर्टीज, डाइऑक्सीजन इज कलरलेस ओडरलेस विच गेट कन्वर्टेड इनटू डीप ब्लू लिक्विड इन ऑन कूलिंग। तो ओडरलेस होता है, कलरलेस होता है, बट कन्वर्टेड टू डीप ब्लू लिक्विड ऑन कूलिंग, ठंडा करने पर ये डीप ब्लू लिक्विड बन जाता है। स्लाइटली हैवियर देन एयर, हवा से भारी होता है। ऑक्सीजन जो होता है हवा से भारी होता है। इट डज नॉट बर्न इटसेल्फ, सपोर्टर ऑफ कंबशन। यह याद रखिए ऑक्सीजन खुद नहीं जलता है, वह जलने में सहायक होता है, सपोर्टर होता है। तो ऑक्सीजन जो होता है सपोर्टर ऑफ कंबशन, ये पॉइंट याद रखिएगा। ऑक्सीजन जो होता है वो सपोर्टर ऑफ कंबशन होता है, जलता खुद नहीं है, खुद नहीं जलता है। इट इज यूज इन ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग एंड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैनी मेटल सच एज स्टील वगैरह। तो कुल मिलाकर के अलॉय बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऑक्सी एसिटिलीन जो होता है वो ऑक्सी एसिटिलीन जो होता है उसका इस्तेमाल वेल्डिंग पर्पस में करते हैं, लोहे के वेल्डिंग वगैरह जो भी मेटल होता है उसको वेल्डिंग करने के लिए। और अलॉय बनाने के लिए अलॉय में एक एग्जाम्पल दे दिया, स्टील बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑक्सीजन सिलेंडर which contain oxygen dilute with helium are used in hospitals, high altitude flying and mountaineers। याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये जो पॉइंट है इस क्वेश्चन आया हुआ है कि जब कोई माउंटेन पे चढ़ता है, ऊंचाई पे चढ़ता है, या जमीन के अंदर पानी, जमीन के अंदर मतलब ये हो गया कि समुद्र के अंदर जाता है, नदी के अंदर जाता है, गोताखोर जिसे कहते हैं, गोताखोर को कहा गया है। ठीक है। गोताखोर जो होते हैं या और जो हॉस्पिटल जो होते हैं, हॉस्पिटल के जो पेशेंट होते हैं, हॉस्पिटल में जो पेशेंट होते हैं उनको जो होता है जो ऑक्सीजन सिलेंडर दिया जाता है उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन विद हीलियम, ऑक्सीजन और हीलियम का क्या होता है? मिक्सचर होता है। तो वो सिलेंडर लेके जाते हैं क्योंकि लिक्विड फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म। तो ऑक्सीजन विद हीलियम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। हॉस्पिटल में अस्थमा का जो पेशेंट होता है उसमें वो जो सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं ऑक्सीजन विद हीलियम का इस्तेमाल किया जाता है। हाई एल्टीट्यूड पे, ऊंचाई पहाड़ी पे चढ़ता है तो वहाँ पे भी लिक्विड जो है ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल किया जाते हैं जिसमें हीलियम मिली होती है। और माउंटेनियर जो होते हैं ऊंचाई पे चढ़ते हैं या जो पानी के अंदर जाते हैं वो गोताखोर जिसे कहते हैं, वो सब जो है ऑक्सीजन विद हीलियम सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। लिक्विड ऑक्सीजन इज यूज इन रॉकेट फ्यूल एज अ ऑक्सीडाइजर। तो याद रखिए लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल रॉकेट फ्यूल के रूप में भी करते हैं। ठीक है। और जो ऑक्सीडाइजर के रूप में काम करता है, तो लिक्विड ऑक्सीजन जो होता है उसको हम रॉकेट फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो ये पॉइंट यहाँ पे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इस वाला। ये अस्थमा पेशेंट कौन सी गए? तो ऑक्सीजन प्लस हीलियम ऑप्शन दिया रहेगा, आपको टिक करना होगा। ठीक है। माउंटेनियर जाते हैं, गोताखोर होते हैं, ये इसके लिए वाला पॉइंट आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओजोन O3 इट इज एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। एलोट्रॉपिक फॉर्म में वही केमिकली ट्राई एटॉमिक ऑक्सीजन कहा जाता है इसको, केमिकल नेम इसका ट्राई एटॉमिक ऑक्सीजन हो गया। एट द हाइट ऑफ 20 किलोमीटर यानी अर्थ सरफेस से जब हम 20 किलोमीटर ऊपर जाते हैं। ठीक है। फॉर्म्ड एट एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इन दैट द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो यहाँ पे जो होता है जब जाते हैं तो वहाँ पर ये एक तरह की लेयर बनी होती है। ठीक है। O3 की ओजोन की लेयर बन जाती है यहाँ पर। ठीक है। तो एटमॉस्फेयर से 20 किलोमीटर से ऊपर 32 से 35 किलोमीटर के बीच में एक ओजोन लेयर यहाँ पे आपको मिल जाएगी, एक ओजोन लेयर आपको यहाँ पर मिल जाएगी। क्या काम करती है? प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम द यूवी रेज रेडिएशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो सूर्य की किरणों से यूवी रेज आती हैं, यूवी रेज यानी अल्ट्रा वायलेट रेज, यूवी रेज मतलब अल्ट्रा वायलेट रेज जो आती हैं उसे क्या करता है ये यूवी रेज को क्या करता है? ये कंट्रोल करता है। यानी कि अगर मान लीजिए कि जो यूवी रेज आती हैं यहाँ पर, तो 99% यूवी रेज को रिफ्लेक्ट कर देता है, वापस भेज देता है। खाली 1% अर्थ सरफेस के अंदर आती हैं और 1% जो आती हैं वो भी छन के आती हैं।
1% वो भी क्या करती हैं, उस ओजोन लेयर से क्या होती है, छन के आती हैं अर्थ सरफेस के अंदर। ठीक है, याद रखिएगा। और ये ओजोन लेयर किस में आता है, तो सबसे नीचे होता है ट्रोपोस्फेयर, आपका आता है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर जो होता है उसमें ये ओजोन लेयर आती है, तो याद रखिएगा। एटमॉस्फेरिक जो लेयर होती है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मिसोस्फेयर, ठीक है, हाइड्रोस्फेयर, मिसोस्फेयर, तो उसके बाद हमारा हो जाएगा एक्सोस्फेयर। तो उस लेयर में जो आता है स्ट्रेटोस्फेयर जो लेयर आती है, उसमें जो है ये आता है कौन, ओजोन लेयर जो होती है, ठीक है ना। नाइट्रिक ऑक्साइड एनो विच एमिट्स फ्रॉम एग्जॉस्ट सिस्टम ऑफ सुपरसोनिक जेट एरोप्लेन एंड क्लोरोफॉर्म सीएफसी डिस्ट्रॉय ओजोन लेयर। तो पूछ रहा है जो ओजोन लेयर है खत्म हो रही है, तो ओजोन लेयर खत्म हो रही है तो कहाँ से हो रही है, वो करा रहे सीएफसी, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सीएफसी फुल फॉर्म ही पूछ सकते हैं, और वैसे भी सीएफसी मेन रोल जो ओजोन लेयर खत्म कर रहा है वो सीएफसी है, और एनओओ है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ये गैसेस जो हैं वो ओजोन लेयर को क्या कर रही हैं, डिप्लीट कर रही हैं, खत्म कर रही हैं। तो सीएफसी जो होता है, जितने कूलिंग एजेंट होते हैं, एसी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, ठीक है, और भी जो कूलिंग एजेंट होते हैं वहां पर सीएफसी का इस्तेमाल किया जाता है, और यही गैस जो निकलती है वही जो है ओजोन लेयर को डिप्लीट करती है। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, फाइटर प्लेन जो होते हैं उनसे जो गैस रिलीज होती है वो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड होती है, और ये गैस भी क्या करती है, ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रही है, खत्म कर रही है। अगर ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाएगा तो यूवी किरणें, जो यूवी रेज है वो डायरेक्ट अर्थ सरफेस के अंदर आएंगी, और जिससे क्या होगा, स्किन से संबंधित बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, जिसमें एक स्किन कैंसर हो सकता है, आई इरिटेशन हो सकता है, उसके बाद जो वेजिटेशन पे भी फर्क पड़ेगा, हमारे जीन्स में भी फर्क पड़ेगा, डीएनए जो हमारा जेनेटिक होता है, डीएनए आरएनए होता है, उसमें फर्क पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वही सब्जियां फल हम खाएंगे तो वो दिक्कतें होंगी। तो यूवी रेज हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। तो ये हो गए ओजोन लेयर के बारे में। ओजोन लेयर का एक टॉपिक हम और अच्छे से पढ़ाएंगे और बताएंगे। अभी आपको इतना याद रखना है कि कौन सी लेयर में आती है, ओजोन लेयर का क्या रोल है, ये आपको यहाँ पर देखना है। प्रॉपर्टीज, ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। ओजोन ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों ग्रुप में काम करता है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड लाइक इथीन एंड इथाइन टू गिव ओजोनाइड्स, when exposed to silver it gives extremely brighter silver black। तो क्या होता है, ये O3 जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों एजेंट ग्रुप में इस्तेमाल करते हैं। जब ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इथीन इथाइन, जहाँ पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता है, उन कंपाउंड से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, ओजोनाइड बनाता है। क्या बनाता है, ओजोनाइड का फॉर्मेशन करता है। और जब सिल्वर के साथ जो है इसकी कंबाइन करता है तो ब्राइट सिल्वर ब्लैक का फॉर्मेशन करता है। बहुत इंपॉर्टेंट आगे, ये यूज ड्राई, ड्राई मतलब होता है कि मतलब एक होता है कि जब पानी धुल के जम्स को खत्म करना है लिक्विड फॉर्म में, एक होता है सूखे, यानी जम्स को खत्म करना है लेकिन हम उसको हम जो इंस्ट्रूमेंट्स हो रहे हैं उन इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको मैंने सूखे में ही उसको जम्स फ्री करना है। तो वहाँ पर जर्मीसाइड्स को खत्म करने के लिए, डिसइंफेक्टेंट करने के लिए, एंड स्टरलाइजिंग वाटर, पानी को साफ करने के लिए, ब्लीचिंग ऑयल्स, आइवरी, फ्लोर, स्टार्च, इन सबको ब्लीच करने के लिए, आर्टिफिशियल सेल को ब्लीच करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो याद रखिएगा, जर्मीसाइड, डिसइंफेक्टेंट, स्टरलाइजिंग वाटर पानी को साफ करने के लिए, और जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है, उनको साफ करने के लिए, जर्मीसाइड और डिसइंफेक्टेंट करने के लिए जो है इस्तेमाल करते हैं किसका, ओजोन का। ब्लीचिंग के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, फ्लोर को, स्टार्च को, आइवरी को और आर्टिफिशियल सेल को ब्लीच करने के लिए हम जो है इस्तेमाल करते हैं किसका, O3 का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए हम यूजेस बहुत ज़्यादा, क्योंकि यूजेस प्रैक्टिकली बहुत पूछा जाता है और कुछ उसके विशेष गुण होते हैं कंपाउंड के, वो पूछे जाते हैं, और वही मैं बार बार इसको डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ। पैरामैग्नेटिक इन नेचर होता है, तो O3 जो होता है वो पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है, ठीक है ना। इट रिएक्ट विद नियरली ऑल मेटल एक्सेप्ट गोल्ड एंड प्लेटिनम। Au होता है गोल्ड का, और Pt यानी प्लेटिनम होता है, तो प्लेटिनम गोल्ड और प्लेटिनम के साथ रिएक्शन नहीं करता है। एंड नॉन मेटल्स एंड सम ऑफ नोबल गैस मेटल्स, तो जो है ये नियरली सभी मेटल के साथ रिएक्शन करता है। कौन, ओजोन गोल्ड और प्लेटिनम के साथ नहीं करता है, और नॉन मेटल के साथ नहीं करता है, और नोबल मेटल के साथ नहीं करता है। नोबल मेटल्स जो होते हैं, यानी नोबल
मतलब जर्नी वही गोल्ड सिल्वर हो गया, यही सब जो नोबल मेटल है जो बहुत कॉस्टली होते हैं, गोल्ड सिल्वर कॉपर एल्युमिनियम जो है, उन मेटल के साथ रिएक्शन नहीं करता है। अकरेंस एंड एक्सट्रैक्शन, द अर्थ क्रस्ट इट्स फाउंड ओनली 0.03 to 0.1%। एग प्रोटीन में पाया जाता है, गार्लिक में पाया जाता है, ओनियन में पाया जाता है। एक मिनट, मस्टर्ड हेयर वुल एंड कंटेन सल्फर एलिमेंट। सल्फर इज फाउंड इन नियरली हॉट स्प्रिंग एंड वॉल्केनिक रीजन लाइक इटली। कहाँ कहाँ पाया जाता है? जापान से। सल्फर अकर नेचुरली इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड लाइक FeS, SgS, PbS, ZnS। तो यहाँ बात कर रहे हैं सल्फर की, बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं? सल्फर। नेक्स्ट कंपाउंड हमारा आ गया है सल्फर। सल्फर की बात की जा रही है। तो सल्फर जो होता है कितना? 0.1% क्या आता है? अंडे में, प्रोटीन में, गार्लिक लहसुन में, प्याज में, मस्टर्ड सरसों में, हेयर में, वुल में, ये जो सब जगहों पर सल्फर पाया जाता है, याद रखिएगा। तो ठीक है, एग में, प्रोटीन में, गार्लिक में, ओनियन में, मस्टर्ड में, वुल में, ये जो है इन जगहों पर सल्फर पाया जाता है। हॉट स्प्रिंग और वॉल्केनिक रीजन पर अगर हम बात करें तो हॉट स्प्रिंग मतलब होता है जहाँ पे, और वॉल्केनिक रीजन, ठीक है, वॉल्केनिक रीजन मतलब होता है जहाँ पे वॉल्केनो वगैरह फटता है, वहाँ पे जनरली सल्फर पाया जाता है। ठीक है, कहाँ कहाँ दिया गया ये देश? सिसिली आइलैंड और जापान जगह बताई गई है। नेचुरली जो होता है कंपाउंड फॉर्म में पाया जाता है। ये आयरन सल्फाइड, मर्क्यूरिक सल्फाइड, लेड सल्फाइड, जिंक सल्फाइड एक्सेट्रा। तो ये जो है कंबाइंड फॉर्म में इस तरह से पाया जाता है। कौन? सल्फर। पहला कंपाउंड सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड SO2। SO2 गैस इन द मेन वॉल्केनिक इरप्शन। याद रखिएगा जब ज्वालामुखी फटता है तो उसमें कौन सी मेन गैस निकलती है? तो आपका है SO2, याद रखिएगा। जब ज्वालामुखी फटता है तो मेन कौन सी गैस उसमें रिलीज होती है? तो SO2 होती है। इट इज कलर विथ पंजेंट स्मेल होती है, विच कॉजेज सफोकेशन। पंजेंट मतलब तीखी, पंजेंट मतलब होता तीखी, जैसे तो मिर्चा सूंघ लो, मिर्चा, सूखा मिर्चा और जला के सूंघ लो, वैसा जो स्मेल होगी उसकी पंजेंट स्मेल होती है। किसकी? सल्फर की, सॉरी हाँ सल्फर डाइऑक्साइड की, जिससे सफोकेशन हो जाएगा, सांस होने लगी है, दिक्कत होने लगती है। इट इज टॉक्सिक एंड हैवियर देन एयर। टॉक्सिक होती है, जहरीली होती है, हवा से भारी होती है। एक्वा सोल्यूशन नोन एज सल्फ्यूरस एसिड। एक्वा सोल्यूशन अगर इसकी रिएक्शन करा दें किससे? SO2 करा देते हैं वाटर से, तो हमारा सल्फ्यूरस एसिड H2SO3 का फॉर्मेशन करेगा। यानी SO2 की रिएक्शन में से करा दी हमने, H2O से करा दिया जाए तो H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड बनाएगा। H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मेशन करेगा। एनहाइड्राइड सल्फ्यूरस एसिड ये H2SO3 का फॉर्मेशन करेगा जब वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, ठीक है ना। H2SO3 का फॉर्मेशन करेगा। तो याद रखिएगा कि जब इसका ये बताया गया, ठीक है। इट इज यूज इन रेफ्रिजरेटर में, सल्फर एज एन कैन बी लिक्विफाइड। एंटी क्लोर डिसइंफेक्टेंट के लिए, डिसइंफेक्टेंट मतलब जम्स वगैरह खत्म करने के लिए। प्रिजर्वेशन एंड ब्लीचिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं वुल एंड सिल्क। तो वुल और सिल्क को ब्लीच करने के लिए, डिसइंफेक्टेंट यानी जो है, या डिसइंफेक्टेंट मतलब होता है कि जर्म्स को फ्री करने के लिए, ठीक है। और एंटी क्लोरिंग के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंटी क्लोर मतलब होता है जैसे क्लोरिनेशन जो होता है, तो एंटी क्लोरिन उसका जस्ट अपोजिट होता है, उसके लिए। और रेफ्रिजरेटर में इस्तेमाल करते हैं इसका, एज अ लिक्विड फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं इसका, ठीक है। एसिडिक ऑक्साइड, इट अगला देखिए सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3। इट इज एसिडिक ऑक्साइड एनहाइड्राइड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड SO3 दैट डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड। तो अगर हम क्या कर दें SO3 की, यानी कि एसिडिक फॉर्म में होता है, SO3 की रिएक्शन करा दें किससे? H2O से करा दोगे तो आपका बन जाएगा ये H2SO4 बन जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। तो एसिडिक फॉर्म हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड का हो जाएगा। विद इवोल्यूशन ऑफ हीट इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हो गया ओलियम H2S2O7, H2S2O7 ओलियम बनाने के लिए, ठीक है। एंड इट ऑल्सो यूज ड्राइंग एजेंट ऑफ गैसेस। तो गैसेस को सुखाने के लिए, ओलियम बनाने के लिए, ओलियम होता है ये OLEUM, ओलियम बनाने के लिए,
ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए, ठीक है, ड्राइंग एजेंट के रूप में SO3 का इस्तेमाल किया जाता है। और SO3 एक तरह का आपका एसिडिक ऑक्साइड होता है, याद रखिएगा, एसिडिक ऑक्साइड होता है। ऑक्साइड एसिड ऑफ सल्फर, तो दीज आर सल्फ्यूरस एसिड एंड H2SO3, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। पर ऑक्साइड डाइसल्फाइड सल्फ्यूरिक एसिड H2S2O8 एंड पायरोसल्फ्यूरिक एसिड H2S2O7। तो ये आप देखिएगा यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है, और आपका ओलियम H2S2O7, और आपका ये पर ऑक्साइड डाइसल्फ्यूरिक एसिड यानी H2S2O8, ये आपके ऑक्सा एसिड है सल्फर के। पूछ सकता है इसमें से कौन सा जो है ऑक्सा एसिड नहीं है सल्फर का, तो आपको चार याद रखने हैं कौन कौन से हैं, तो आप अपने आप बता पाए कौन से नहीं है। ओलियम को फार्मूला पूछ सकता है, H2S2O7 होता है। सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है इसे हम किंग ऑफ एसिड भी कहते हैं, याद रखिएगा, इसको हम लोग किंग ऑफ एसिड भी कहा जाता है, किंग ऑफ एसिड के नाम से भी जानते हैं इसको, किंग ऑफ एसिड या ऑयल ऑफ विट्रॉल, ऑयल ऑफ विट्रॉल, ऑयल ऑफ विट्रॉल के नाम से भी जाना जाता है किसको, H2SO4 को। और बहुत सारी चीज़ों को बनाने के इस्तेमाल करते हैं, बैटरी में इस्तेमाल करते हैं, और जो है कहते हैं फिनाइल वगैरह बनाने का इस्तेमाल किया जाता है किसका, H2SO4 का, ठीक है, डिटर्जेंट बनाने के लिए। अगला सल्फ्यूरस एसिड H2SO3, स्ट्रॉन्ग डाइबेसिक एसिड फॉर्म टू सीरीज ऑफ सॉल्ट नोन एज सल्फाइट एंड बाइसल्फाइड्स। तो ये सॉल्ट फॉर्मेशन में मदद करता है, सल्फाइट और बाइसल्फाइड सॉल्ट बनाने में मदद करता है, बोथ रिड्यूसिंग एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो रिड्यूसिंग एजेंट और एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ब्लीचिंग नेचर होता है H2SO3, मैंने बताया था जिस कंपाउंड में हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों होता है वो जनरली अधिकतर वो रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग दोनों नेचर शो करते हैं, SO2 ड्यू टू रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। तो ये हो गया, तो दो कंपाउंड बनाता है, सल्फाइड और बाइसल्फाइड बनाता है, रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करता है, ऑक्सीजन दोनों के रूप में काम करता है, और ब्लीचिंग के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसे हम बता चुका हूं मैं, ऑयल ऑफ विट्रॉल के नाम से आता है, किंग ऑफ केमिकल्स कह सकते हैं, किंग ऑफ एसिड कहा जाता है। ऐसा क्यों कहते हैं इसको किंग ऑफ एसिड, क्योंकि ये इसके अंदर का प्रॉपर्टी होती है कि ये कई तरह की चीज़ों को, कई तरह के मेटेलिक कंपाउंड को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, घोल लेता है, ठीक है। H2SO4, ठीक है, इज प्रोड्यूस इन लेबोरेटरी बाय द लेड चैम्बर प्रोसेस एंड कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ठीक है, बोथ द प्रोसेस इन्वॉल्व कन्वर्जन। तो इसको हम लेड चैम्बर प्रोसेस या कॉन्टैक्ट प्रोसेस से इसको हम ऑब्टेन करते हैं किसको, H2SO4 को। लेड चैम्बर प्रोसेस और कॉन्टैक्ट प्रोसेस से उसको इन्वॉल्व मतलब कि रिलीज निकालते हैं। फॉर ऑयल रिफाइनिंग के लिए, वेस्ट वाटर प्रोसेसिंग के लिए और मिनरल एक्सट्रैक्शन के लिए H2SO4 का इस्तेमाल किया जाता है। ऑयल को रिफाइनिंग करने के लिए, वेस्ट प्रोडक्ट प्रोसेस करने के लिए और मिनरल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए H2SO4 का इस्तेमाल किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पिक्रिक एसिड, याद रखिएगा, पिक्रिक एसिड TNT यानी टाई नाइट्रो टाउलिन, TNG टाई नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है। ड्रग्स बनाने के लिए, डिसइंफेक्टेंट मैंने बताया था ना, फिनाइल वगैरह बनाने के लिए, पेंट बनाने के लिए, पिगमेंट यानी कलर बनाने के लिए, फर्टिलाइजर बनाने के लिए, डिटर्जेंट बनाने के लिए, तो ये सारे यूजेस हैं। TNT बनाने, एक्सप्लोजिव बता रहे हैं, एक्सप्लोजिव बनाने के लिए हो गया, पिक्रिक एसिड हो गया, टाइनाइट्रोग्लिसरीन हो गया, टाइनाइट्रोटाउलिन हो गया। उसके बाद आपका डिसइंफेक्टेंट बनाने के लिए, पेंट बनाने के लिए, पिगमेंट मतलब कलर बनाने के लिए, फर्टिलाइजर बनाने के लिए, डिटर्जेंट बनाने के लिए H2SO4 का इस्तेमाल किया जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एंड डिहाइड्रेटिंग एजेंट, बाकी ऑक्सीडाइजिंग और डिहाइड्रेटिंग एजेंट यानी सुखाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंपॉर्टेंट केमिकल्स एज एलम, ईथर, मेटल सल्फेट बनाने के लिए H2SO4 का इस्तेमाल किया जाता है। एलम जो होता है आपकी मैंने बता चुका हूँ, एलम जो होता है आपका क्या होता है, ये आपको रेड मेडिसिन के नाम से जाना जाता है, जो लाल दवाई से कहते हैं, जिसको हम पानी साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और स्टोरेज बैटरीज जो होती हैं, बैटरीज में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, किसका, H2SO4 का बैटरीज में भी इस्तेमाल किया जाता है। अगला हमारा है इसका नेक्स्ट कंपाउंड H2S2O7, H2S2O7 जिसे हम बोलते हैं ओलियम,
बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसे हम फ्यूमिंग गैस के नाम से भी जानते हैं, फ्यूमिंग गैस के नाम से, या फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से जानते हैं, या ओलियम कहते हैं इसको। व्हेन SO3 डिजोल्व इन कंसंट्रेटेड H2SO4, यानी SO3 की रिएक्शन अगर आप करा दीजिए H2SO4 से करा देंगे तो आपका ओलियम ऑब्टेन होगा। H2SO4 की रिएक्शन SO3 से करा देंगे तो आपका ओलियम ऑब्टेन हो जाएगा। फर्दर गिव H2SO4, और फिर से आपको अगर हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो वापस आपको H2SO4 मिल जाएगा। तो पूछ सकते हैं कि ओलियम का हाइड्रोलिसिस करने से क्या मिलेगा, तो आंसर होगा H2SO4 मिलेगा। अगर H2SO4 की रिएक्शन SO3 से करा दिया तो क्या मिलेगा, तो ओलियम का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगला हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, रिलीज वॉल्केनिक इरप्शन। वॉल्केनिक इरप्शन मतलब हो जाता है कि जब वो कहते हैं ज्वालामुखी फटता है तब ये जो है रिलीज होता है कौन, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। कलरलेस टॉक्सिक गैस होती है, जहरीली गैस होती है। ऑर्डर ऑफ रॉटन एक्स, या पूछा गया क्वेश्चन है ये कि रॉटन एक्स यानी सड़े हुए अंडे की स्मेल कौन सा कंपाउंड करता है, तो कौन करता है, हाइड्रोजन सल्फाइड करता है। सड़े हुए अंडे की जो स्मेल करता है कौन करता है, हाइड्रोजन सल्फाइड करता है, याद रखिएगा। सल्फाइड लार्ज डोसेज प्रूव फैटल, अगर इसको ज्यादा मात्रा में कोई ले लेता है तो जो है उस व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। एंटीडोट ऑफ HS रिलीज इन वॉल्केनिक इरप्शन, स्मॉल अमाउंट, इट कलरलेस टॉक्सिक क्लोरीन सॉल्यूशन। तो एंटीडोट ऑफ हाइड्रोजन HS इज रिलीज इन द वॉल्केनिक इरप्शन, इसका एंटीडोट भी जो है रिलीज होता है, ठीक, इसमें किससे, और वॉल्केनिक इरप्शन ज्वालामुखी फटने से, स्मॉल अमाउंट में। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आया हुआ है, रॉटन एग की स्मेल किसकी होती है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है, रॉटन एग उसकी स्मेल होती है। तो इतने कंपाउंड हो गए हैं नॉन मेटल के जिनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम आगे डिस्कस करेंगे, और जो है जो अगर बचे हुए नॉन मेटल के कंपाउंड हैं तो आप इनको पढ़ना है, इनके यूजेस को नोट्स के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। जो मेन यूजेस है उनको आपको नोट बना करके उनको लिखना है कि किस कौन कौन से कंपाउंड हैं, कौन कौन से इनके यूजेस हैं, ठीक है। तो आप इसको रिवाइज करिए, तब तक के लिए जय हिंद।